हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे समास के बारे में कि समास होता क्या है। लेकिन इसके पहले आप लोग मेरे साथ तब तक बने रहिए जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए। लेकिन उसके लिए आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए और जो भी चीज़ हम बताएं उसको लगातार नोट डाउन करते रहिए। तो क्लास को देरी न करते हुए हम बताएंगे समास के बारे में कि समास क्या होता है। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी लघुकरण, किसी चीज का संक्षिप्तीकरण यानी किसी चीज को एकदम शॉर्ट तरीके से तोड़ मरोड़ कर एकदम शॉर्ट तरीके से छोटा कर देना ही हमारा समास कहलाता है। तो परिभाषा के माध्यम से हम बताएंगे कि समास होता क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। परिभाषा में देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप, जिसको हम संक्षिप्तीकरण या लघुकरण भी कह सकते। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या लघुकरण भी कह सकते हैं। यानी हमने आपको पहले ही बताया कि जो समास का अर्थ होता है उसका मतलब एकदम संक्षेप होता है। और हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, समास में कुल दो पद होते हैं। कुल दो पद होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। देखिए, इसमें प्रथम पद को पूर्व पद, प्रथम पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या लघुकरण करना। और समास में कुल दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए, अब हम प्रथम पद और ये दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद कहते किसको हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं, रोग प्लस मुक्त। इसमें देखिए, पूर्व पद जो है ये पूर्व पद है, रोग जो है पूर्व पद है और मुक्त जो है उत्तर पद है। इसको मिला देने पर क्या हो जाएगा? बराबर रोग मुक्त। समास विग्रह करने पर क्या होगा? रोग से समास विग्रह करने पर हो जाएगा रोग से मुक्त। यानी उसको कोई रोग नहीं है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसका अर्थ होगा रोग से मुक्त, अर्थात वह निरोगी है, बिल्कुल रोग से
मुक्त है। अब हम बताएंगे समास के भेद के बारे में कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। अब वो भेद कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं। नंबर एक आपका जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और नंबर 2 आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। और लास्ट में आपका 6 नंबर पे है बहुव्रीहि समास। अब देखिए, इन 6 समासों को हम इस तरीके से आपको वीडियो में बताएंगे कि पढ़ने के बाद इतना आसान लगने लगेगा कि आप लोग कुछ कह नहीं सकते कि कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। समाज से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो उन क्वेश्चनों का उत्तर आसानी से आप दे लेंगे। तो अब हम बताएंगे आपको अव्ययी भाव समास के बारे में। तो आपको हम बताते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में होता क्या है, अव्ययी भाव समास में होता क्या है। देखिए, पहला जो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, इसमें जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग जुड़ा होता है। और उपसर्ग जुड़ा होता है। देखिएगा ना कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे उदाहरण में, जैसे एक शब्द है भर पेट बेकाम नाकाम। भर पेट बेकाम नाकाम और उसके बाद बेशर्म। बेशर्म, देखिए ये सब क्या है, भर उपसर्ग है। इसमें बा, इसमें ना, इसमें भी बे, ये बे उपसर्ग हैं इसमें भी, और ये ना उपसर्ग है। देखिए हमने कहा ना इसमें पूर्व पद, यानी ये जो पूर्व पद हैं ये इसमें प्रधान हैं। ये इसमें क्या है, प्रधान है और उपसर्ग जुड़ा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा जो समास है आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। दूसरा समास आपका है तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष समास में होता क्या है, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और एक खूबी और है, और कारक की विभक्तियां, कारक की विभक्तियां, कारक की विभक्ति चिन्ह लगे होते। देखिए
इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है और कारक के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर पद प्रधान कैसे होता है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। माखन चोर, एक शब्द है माखन चोर, बराबर माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त बराबर रोग से ग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त। अगला है शोकग्रस्त, शोकग्रस्त बराबर शोक से ग्रस्त। देखिए तत्पुरुष समास में हमने बताया कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक की विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। देखिए जैसे कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना ना, इस तरीके से आपकी कारक की विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में लगे हुए होते हैं। देखिए माखन चोर में माखन को, किसको? माखन को चुराने वाला। रोगग्रस्त में रोग से, देखिए से, शोकग्रस्त में शोक से, ये सब क्या है? ये कारक की विभक्ति चिन्ह है। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये आपका तत्पुरुष समास है। अब हम नेक्स्ट समास के बारे में बताएंगे, कर्मधारय समास, कि कर्मधारय समास होता क्या है, कि हम कर्मधारय समास कहते किसे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कर्मधारय समास के बारे में। देखिए ये जो तीसरा समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? नंबर 3 आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण, प्रथम पद विशेषण, प्रथम पद विशेषण एवं प्रथम पद विशेषण एवं उत्तर पद, उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण यानी किसी चीज की विशेषता बताता है, एवं उत्तर पद विशेष यानी जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए महाकवि, महाकवि, महौषधि, महौषधि, महाकवि, महौषधि, महात्मा और कमल नयन, और कमल नयन। महाकवि का हम विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा? महाकवि बराबर महान है जो कवि, और इसका विग्रह करेंगे महान है जो औषधि, और इसका विग्रह करेंगे महान है जो आत्मा, और इसका विग्रह करेंगे कमल के समान नयन, नयन या कह लीजिए नेत्र यानी आँख। कह रहा है कि
महाकवि, महान है जो कवि, यानी यहाँ कवि की विशेषता बता रहा है। कवि कैसा है? कवि बहुत ही महान है। और महाऔषधि, महान है जो औषधि, औषधि को क्या बताया जा रहा है? महानता होने की विशेषता बताया जा रहा है। उसके बाद महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्माओं में जो है महान, यानी आत्मा की महानता को यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके बाद लास्ट उदाहरण है कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नेत्र को, आँख को किसके बारे में बताया जा रहा है? आँख के बारे में, कमल के समान, यानी आँख को कमल के समान के बारे में बताया जा रहा है। आशा करते हैं यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम बताते हैं नेक्स्ट समास के बारे में, जो आपका चौथा समास है वो द्विगु समास है। चौथा समास जो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? देखिए द्विगु समास में जो होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी पूर्व पद आपकी संख्या का बोध कराता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्या का बोध कराता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण जैसे चौराहा, चौराहा बराबर चार राहों का समूह। देखिए चौराहा, चार राहों का समूह। फिर आगे हम देखेंगे नवरात्र, नवरात्र में हम देखेंगे कि नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह। और एक उदाहरण देखेंगे सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। देखिए हमने आपको कहा कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होने का बोध होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा देखिए चौ जो है ये चार की संख्या की विशेषता बता रहा है, और नवरात्र ये नौ की संख्या की विशेषता बता रहा है। और ये सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बताते हैं नेक्स्ट समास के बारे में। अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। 5वें नंबर पे द्वंद्व समास। देखिए परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं। उदाहरण में देखिए आप माता पिता, भाई बहन, दाल चावल। दाल चावल के बाद आपका होगा राम लक्ष्मण। देखिए हमने आपको बताया कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर और या की प्राप्ति होती है। समास विग्रह करने पर क्या? और या शब्द की प्राप्ति होती है। देखिए कैसे प्राप्ति होती है हम आपको समास विग्रह करके बताएंगे। जैसे माता और पिता,
माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दाल चावल, दाल और चावल। और अगला राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसमें देखिए हमने आपसे बताया कि और या की प्राप्ति होती है। ये देखिए सब में और आया हुआ है। हम माता और पिता को माता या भी कह सकते हैं, माता या पिता भी कह सकते हैं। भाई और बहन को और को या भी कर सकते हैं। दाल और चावल को दाल या चावल भी कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण को राम या लक्ष्मण भी कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों पद प्रधान हैं। सब में क्या है? दोनों पद प्रधान हैं। कोई पद किसी से कम न है, ना तो पूर्व पद कम है ना तो उत्तर पद कम है, अर्थात दोनों पद प्रधान हैं। अब हम अंतिम समास के बारे में आपको बताएंगे, जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे बहुब्रीहि समास के बारे में कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। 6वें नंबर पे आपका है अंतिम समास, जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अभी तक हमने सभी समासों में बताया किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में बताया विशेषण विशेष होता है, और मैंने बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन इसमें सबसे अलग ना तो प्रथम पद ना तो अंतिम पद, इसमें बल्कि आपका तीसरा पद अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें तीसरा पद अन्य पद, तीसरा पद यानी अन्य प्रधान होता है, प्रधान होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें तीसरा पद अन्य पद प्रधान कैसे होता है। उदाहरण देखिए, दशानन, दशानन, त्रिनेत्र, और उसके बाद चतुर्भुज, दशानन, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, लंबोदर। अभी इन शब्दों के माध्यम से नहीं पता चल रहा है कि तीसरा पद प्रधान कैसे है, लेकिन जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि तीसरा पद प्रधान कैसे है। दशानन मतलब 10 मुखों वाला, अर्थात क्या है? रावण। तीसरा पद प्रधान हो रहा है। 10 मुखों वाला अर्थात रावण। 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। 3 नेत्र वाले, 3 नेत्र वाले हम किसे कहते हैं? शिव शंकर यानी भगवान शिव को कहते हैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, जिनकी भुजाएं 4 हों, अर्थात वो कौन हैं? वो हैं ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भुजाएं कितनी हैं?
4 हैं। लंबोदर, लंबोदर लंबा है, उदर जिनके अर्थात गणेश भगवान, अर्थात गणेश भगवान। कह रहा है कि लंबोदर, लंबा है उदर जिनके अर्थात गणेश भगवान। देखिए, जिनके उदर लंबे हो उनको हम क्या कहते हैं? भगवान गणेश कहते हैं। तो यहां पर तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान हो रहा है। इन उदाहरण के माध्यम से पता चल रहा है कि ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद बल्कि अन्य पद प्रधान हो रहा है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।